नाउ अब हम लोग देखते हैं इश्यूज रिलेटिंग टू इंटरेस्ट अंडर जीएसटी। जीएसटी में इंटरेस्ट को लेकर के काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये मिस्टर आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक गारमेंट ट्रेडर हैं, ये बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस एंटिटी यानी कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। तो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि ये जो पर्सन आपको नज़र आ रहे हैं, ये जीएसटी में एक रजिस्टर्ड पर्सन है और इनका काम है गारमेंट्स की ट्रेडिंग करना। ये बैंक नहीं है। अगर मैं इन मिस्टर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखूं तो इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे दो तरह की इनकम नज़र आ रही है। एक है मेन बिजनेस की इनकम। मान लो इन्होंने ₹X कमाए हैं मेन बिजनेस करके, मेन बिजनेस यानी कि गारमेंट्स बेच करके। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो रुपीस है ये गारमेंट से होने वाली इनकम है। दूसरी तरफ इनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट की इनकम भी नज़र आती है। मान लो इन्होंने 2-3 करोड़ रुपए कमाए अपने गारमेंट के बिजनेस से और इन्होंने बैंक में एफडी वगैरह करवाई है। उस एफडी से इनको इंटरेस्ट इनकम जनरेट होती है। तो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा हुआ है इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट, और ये कहाँ से हो रहा है? बैंक से हो रहा है। मैं फिर से कहता हूँ, इन मिस्टर के पास दो तरह की इनकम है। एक है मेन बिजनेस से होने वाली इनकम और एक है जो इन्होंने एफडी वगैरह करवाई है उसमें जो इनको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे होने वाली इनकम। अगर मैं इनकम टैक्स की नज़र से बात करूं तो मेन बिजनेस वाली इनकम इनकी अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन वहाँ पे डिस्क्लोज कर दी जाएगी, और इंटरेस्ट से होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में डिस्क्लोज कर दी जाएगी। बट अगर मैं जीएसटी की नज़र से बात करूं तो जीएसटी क्या कहता है? जीएसटी कहता है कि देखो भाई, जो तुमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गारमेंट ट्रेड से इनकम दिखाई है ये इनकम है, और इसके ऊपर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके ऊपर तुम्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। आपने गारमेंट्स बेच करके पैसे कमाए। गारमेंट्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ये गुड्स है, और जब आप गुड्स की सप्लाई करते हो तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 में वो सप्लाई की डेफिनेशन में कवर हो जाता है। और जब सप्लाई करते हो तो सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है जिसमें जीएसटी की लाइबिलिटी अट्रैक्ट हो जाएगी। तो मेन बिजनेस से जो आपको गारमेंट की इनकम हुई है वो सप्लाई ऑफ गुड्स है और इसमें आपकी जीएसटी की लाइबिलिटी आ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, आपने जो इंटरेस्ट से इनकम कमाई है वो इंटरेस्ट से कमाई गई इनकम ये भी आपकी सप्लाई का पार्ट बन जाएगी। क्यों? सिंपल सा लॉजिक है। मैंने क्या बताया था? सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। तो भाई जब आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हो, क्या वो आपने गुड्स दी है? नहीं, गुड्स तो नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी की ट्रांजैक्शन गुड्स से नहीं है। लेकिन मैंने साफ तौर पर कहा था जब हम सर्विस की डेफिनेशन पढ़ते थे कि यूज़ ऑफ मनी ये सर्विस में इंक्लूड हो जाएगा। और साफ तौर पर अगर आप देखो, आपने एक तरीके से जो बैंक में एफडी करवाई है, आप बैंक को मनी यूज़ करने के लिए दे रहे हो, यूज़ करने को दे रहे हो, और बैंक बदले में आपको क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है। और ये इंटरेस्ट आपकी इनकम है क्योंकि आपने सर्विस को सप्लाई किया है। तो कायदे से ये आपके टर्नओवर का पार्ट बनना चाहिए और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा। लेकिन आपको पता होगा एंट्री नंबर 27 गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की, सेक्शन नंबर 11 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन नंबर 6 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट का यूज़ करते हुए, और गवर्नमेंट ने एंट्री नंबर 27 में साफ तौर पर लिख दिया कि अगर आपको ये वाली इनकम होती है, वहाँ पे साफ तौर पर मैं पिछले वीडियो में ही बता रहा था कि उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग
इनकम बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग, वहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा है कि बैंक आपको दे रहा है। तो अगर कोई और पर्सन भी इनकम कमा रहा है इंटरेस्ट से, तो वो भी एग्जम्प्ट माना जाएगा अंडर एंट्री नंबर 27। ठीक है, तो मैं एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर बैंक में आप एफडी करवाते हो, उससे आपको इंटरेस्ट इनकम होती है। वो बेशक से सर्विस तो है ना, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि आपने मनी यूज़ करने को दिया था। अगर एंट्री नंबर 26 ना होती तो इसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना होता। लेकिन लोगों ने इस बात को अपोज किया कि भाई हम एफडी करवा रहे हैं, ये कहाँ से हमारी बिजनेस एक्टिविटी हो गई। तो गवर्नमेंट ने बोला कि बिजनेस एक्टिविटी केवल वो नहीं होता कि जो आप मेन बिजनेस कर रहे हो। जब हम सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 17 को पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ तौर पर देखने को मिलेगा कि जो एंसिलरी एक्टिविटी है वो भी आपके बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आपने गारमेंट का बिजनेस करके 2 करोड़ रुपए कमाए, उन 2 करोड़ रुपए को आपने बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी ही मानी जाएगी। ऑल्दो वो आपकी एंसिलरी बिजनेस एक्टिविटी है, बट बिजनेस एक्टिविटी तो है। और क्योंकि बिजनेस के दौरान आप एक तरीके से एफडी करके सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बैंक को, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर आपके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी आनी चाहिए। बट एंट्री नंबर 27 के मुताबिक एग्जम्प्ट कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इस इंटरेस्ट इनकम को एंट्री नंबर 27 में कवर किया गया। इसका मतलब ये जो इंटरेस्ट इनकम है इसके ऊपर आपको जीएसटी पे नहीं करना। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? देखो भाई, गवर्नमेंट ने बेशक से एंट्री नंबर 27 में जीएसटी से एग्जम्प्ट कर दिया इस पर्टिकुलर इनकम को, लेकिन ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा। जब आप टर्नओवर निकालोगे अपनी, उस टर्नओवर में जो आपने गारमेंट बेच करके पैसे कमाए वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा, और जो आपको इंटरेस्ट इनकम हुई वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जब आपको इंटरेस्ट की इनकम हुई, आपने सप्लाई तो की थी ना, और सप्लाई किस चीज़ की थी? सर्विस की सप्लाई की थी। तो जो आपकी एग्रीगेट टर्नओवर है, एग्रीगेट टर्नओवर में ये दोनों ही ट्रांजैक्शंस इंक्लूड होंगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा देखते हैं। जब टोटल टर्नओवर की बात होती है तो आपने पढ़ा होगा, जब हम रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं अंडर सेक्शन नंबर 22, तो रजिस्ट्रेशन में हम साफ तौर पर पढ़ते हैं कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 20 लाख 40 लाख है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं, तो अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट 20 लाख या 40 लाख को टच कर जाए तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ये बात हमने पढ़ी है। नाउ उस समय जो आप टर्नओवर देखोगे, मान लो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका बिजनेस है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई अपना टर्नओवर बताओ, तो आप क्या बताओगे? जनरली आप क्या बताओगे? जनरली आप वही बताओगे कि जो आपकी मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे जो भी आपको इनकम हो रही है, जो भी आपने सेल, टर्नओवर का मतलब सेल, जो भी आपने सप्लाई की है टोटल, उसका लगा करके टोटल लगा करके मुझको बता दोगे। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, आप में से कई बिजनेसमैन ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम को टर्नओवर का पार्ट नहीं बनाएंगे। जबकि गवर्नमेंट क्या कहती है कि इंटरेस्ट जो आपकी इनकम आई है ये सर्विस की सप्लाई करके आई है, यानी कि ये सप्लाई में इंक्लूड होगा, तो ये भी टोटल टर्नओवर में इंक्लूड होना चाहिए। तो जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए सेक्शन नंबर 22 के देखते हैं, क्या सेक्शन नंबर 22 में इस टर्नओवर को कंसिडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्या लोग करते हैं? अक्सर नहीं करते, क्योंकि नहीं पता। अच्छा, अगर मैं कंपोजिशन स्कीम की बात करूं तो कंपोजिशन स्कीम भी हमें पता होना चाहिए कि अगर आपकी प्रीवियस ईयर की टर्नओवर 150 लाख रुपए से कम है तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिल जाती है, और कई स्टेट्स में ये 75 लाख की है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं। सो वो जो 75 लाख की लिमिट है और 150 लाख की लिमिट है, वो लिमिट की जो टर्नओवर है उस टर्नओवर को कैलकुलेट करते हुए भी आपको ये दोनों ही टर्नओवर को कंसिडर करना पड़ेगा। चाहे गुड्स की सप्लाई से जो टर्नओवर हुआ है या सर्विस की सप्लाई से टर्नओवर हुआ है, बेशक से वो इंटरेस्ट की इनकम का टर्नओवर हो, उसे भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन लोगों ने इस बात को अपोज किया कि यार ये कौन सी बात होती है, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में इंटरेस्ट वाले टर्नओवर को भी कंसिडर करोगे तो ऐसे तो कोई भी कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले पाएगा। नॉर्मली हर एक बिजनेसमैन, हर एक इंडिविजुअल एफडी वगैरह करवा करके तो रखता ही है, तो हमारी टर्नओवर तो जो है वो एक्सीड कर जाएगी थ्रेशोल्ड लिमिट को। और आप कहते हो कि 150 लाख रुपए से कम की टर्नओवर की तो ही हम आपको कंपोजिशन स्कीम देंगे। तो लोगों ने इस चीज़ को अपोज किया और फिर गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया।
गवर्नमेंट ने बोला कि जब कंपोजिशन स्कीम के लिए आप एग्रीगेट टर्नओवर को कंसिडर करोगे तो उसमें ये वाली सर्विस की सप्लाई है, कौन सी, इंटरेस्ट इनकम वाली, इसको आप कंसिडर मत करना, इंटरेस्ट और डिस्काउंट को कंसिडर मत करना एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करते हुए। लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दी कंपोजिशन स्कीम में, बट रजिस्ट्रेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन में आज भी गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं कहा कि हमें ये जो इंटरेस्ट की इनकम की सप्लाई है क्या इसको टोटल टर्नओवर में इंक्लूड करना है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जब हम सेक्शन नंबर 22 को पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट इसमें साइलेंट है, इसका मतलब अभी हमें इंक्लूड करके तो चलना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मान लो आप अपनी एग्रीगेट टर्नओवर में, अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर में इंटरेस्ट की इनकम को शो नहीं करते तो क्या आप कोई डिफॉल्ट कर रहे हो। देखो, आप जीएसटी पे करने का डिफॉल्ट नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप चाहे डिस्क्लोज करते या ना भी करते, दोनों ही सूरतों में एंट्री नंबर 27 से आपकी इंटरेस्ट की इनकम एग्जम्प्ट हो जाती। तो आप जीएसटी पे करने का कोई डिफॉल्ट नहीं कर रहे, बट जो एग्रीगेट टर्नओवर का सीन है, एग्रीगेट टर्नओवर जो आपको दिखाना है उसमें आप डिफॉल्ट कर जाओगे अगर आप इंटरेस्ट की इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते। क्या लोग डिस्क्लोज करते हैं? लोग तो अपनी मेन बिजनेस एक्टिविटी को भी डिस्क्लोज नहीं करते, बट लॉ कहता है कि आपको एंसिलरी एक्टिविटीज का जो टर्नओवर है उसे भी इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, बट अभी प्रैक्टिकली इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। अगर आप अपना इंटरेस्ट का इनकम नहीं भी शो करते टर्नओवर में तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी जीएसटी की लाइबिलिटी में तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि ये इन ईदर केस एग्जम्प्ट है। तो मैं समअप कर देता हूँ। समअप मैंने ये किया कि अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम होगी तो इंटरेस्ट की इनकम एंट्री नंबर 27 में एग्जम्प्ट है, आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट की इनकम है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ सर्विस करके आपको इंटरेस्ट की इनकम जनरेट हुई है, तो वो सप्लाई का पार्ट बनेगा, आपकी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। इसका मतलब जब हम सेक्शन नंबर 22 में रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, है ना, तो वहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में आपको इस वाली इनकम को कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये एग्जाम में पूछ सकता है कि इस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए बताओ कि एग्रीगेट टर्नओवर इसका क्या होगा। तो एग्रीगेट टर्नओवर में आपको दे देगा कि इंटरेस्ट की इनकम भी है। क्या रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब वो आपको खुद ही दिमाग लड़ाना पड़ेगा। क्या आप ये नहीं बोल सकते कि यार ये तो एग्जम्प्ट है तो इसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते। बेशक से वो एग्जम्प्ट है, बट टर्नओवर में आप उसको इंक्लूड करोगे। वैसे ही अगर वो एग्जाम में पूछ ले कि कंपोजिशन स्कीम में जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हैं तो क्या उसमें इंटरेस्ट की इनकम को या डिस्काउंट की इनकम को कंसिडर करते हैं, तो आपका जवाब होगा नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सप्लेनेशन नंबर 1 को इंट्रोड्यूस किया और जिसमें कहा कि एग्रीगेट टर्नओवर को कंप्यूट करते हुए इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम को कंसिडर मत करना। थैंक यू सो मच।